मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल डाला था, आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हो, और उस पे ऑलमोस्ट 55% वोट्स आए इस पर। तो आज हम बात करेंगे 7 लेवल्स ऑफ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स की। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, शुरू करते हैं राबड़ी देवी जी के साथ। बिहार 1997। जब लालू प्रसाद यादव फॉर्डर स्कैम में फंस गए थे तो उनको रिजाइन करना पड़ा था। और आपने पंचायत वेब सीरीज देखी हो तो आपको पता होगा, अगर नेताजी खुद इलेक्शन पर खड़े नहीं हो सकते तो वो अपनी बीवी को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने लिटरली अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। अब मैं यहाँ पर्सनली जज नहीं कर रहा, पर बिहार उस वक्त ऑलरेडी रहने के लिए बहुत मुश्किल जगह थी। मतलब आज भी है, पर उस टाइम ज्यादा थी। तो हुआ ये था कि पूरा एक डेकेड 1997 से लेके 2005 तक बिहार के लिए जेन्युइनली डार्क रहा। किडनैपिंग इतनी कॉमन हो गई थी कि लोग इसको ऑलमोस्ट इंडस्ट्री की तरह डिस्क्राइब करते थे। रोड्स का हाल ऐसा था कि अगर आप पटना से किसी दूसरे शहर जाना चाहते थे तो मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता था। बिजनेसेस आए नहीं, जो थे वो निकल गए। और ऑर्डिनरी बिहार के लोग वो क्या करता, वो बस जीते रहे। अब बिहार से झारखंड आते हैं मधु कोड़ा। ये 2006 में इंडिपेंडेंट एमएलए थे। इंडिपेंडेंट मतलब इनकी कोई पार्टी नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, और कोएलिशन की जुगाड़ में सीएम बन गए। अब झारखंड के बारे में एक चीज समझना जरूरी है। इस स्टेट के नीचे मिनरल्स का इतना बड़ा खजाना है कि ठीक गवर्नेंस होती तो शायद आज ये कंप्लीटली अलग स्टेट होता। कोल, आयरन ओर जैसे अलग अलग मिनरल्स थे जो एक स्टेट के लिए बहुत लकी हो सकते थे। लेकिन एलिजिडली जो हुआ वो ये था कि 4000 करोड़ का माइनिंग स्कैम चलाया गया। पैसा यूएई गया, लाइबेरिया गया, थाईलैंड गया। जहां नहीं गया वो थी झारखंड की पब्लिक। वो लोग गरीबी में जी रहे थे, बिना किसी बेसिक फैसिलिटीज के। 2009 में जब सीबीआई ने कोड़ा पर इन्वेस्टिगेशन की तो बेनामी प्रॉपर्टीज निकली, फॉरेन अकाउंट्स निकले। बख्शी गुलाम मोहम्मद की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर 1953 से 1963 तक रहे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए और उस वक्त जेएनके में ये बड़ी बात थी। बट साथ में उनका पीस ब्रिगेड भी था। अगर आपको पीस ब्रिगेड नहीं पता तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये पीस ब्रिगेड 1950s कश्मीर में एक प्रो गवर्नमेंट वॉलंटियर ग्रुप था जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट के टाइम एक्टिव रहा। ऑफिशियली ये ग्रुप लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन करने के लिए था, स्पेशली शेख अब्दुल्ला के रिमूवल के बाद। पर रियलिटी में ऑपोजिशन और जर्नलिस्ट का कहना था कि ये ग्रुप रैलीज तोड़ता था, क्रिटिक्स को इंटिमिडेट करता था और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने के लिए यूज होता था। सीधे सीधे बोलूं तो नाम पीस का था, काम था प्रेशर और फियर को बढ़ाना था। एग्जैक्टली लाइक डिक्टेटरशिप। और जेएनके जो पहले से ही एक सेंसिटिव कॉम्प्लिकेटेड जगह थी, वहां इस तरह की पॉलिटिक्स ने बहुत गहरे घाव दिए थे। बख्शी की लेगेसी आज भी डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं उन्होंने डेवलप किया था, कुछ कहते हैं उन्होंने सबको दबा के रखा था। ये वो सीएम्स हैं जो जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं इन्हें विलन नहीं बना सकता, और ऑनेस्टली बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी स्टोरीज में कुछ ऐसा है जो रियल इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले उनकी बात करूंगा जिनको मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। बाय द वे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैंने फिर से इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लिया है। लालू प्रसाद यादव से शुरू करते हैं। 1990 में जब वो बिहार के सीएम बने तो एक चीज समझनी चाहिए कि वो किस माहौल में आए थे। बिहार में अपर कास्ट का एक ऐसा स्ट्रैंगल होल्ड था कि लोअर कास्ट के लोग डेली ह्यूमिलिएशन के साथ जीते थे, फिजिकली, सोशली, हर जगह। लालू ने आके पहली बार उन लोगों को ये फील कराया कि सिस्टम में उनका भी कोई है। मंडल कमीशन का सपोर्ट, ओबीसी और दलित मोबिलाइजेशन, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार डिग्निटी जैसी चीज का एहसास था। और ये काम भाई छोटा नहीं था। बट फिर हुआ 950 करोड़ रुपीस का फॉर्डर स्कैम, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसे निकाले गए थे, ऐसे जानवरों के लिए जो कभी थे ही नहीं, फेक बिल्स और फेक नेम्स जैसी चीजों के द्वारा। और ये सब ओपनली चल रहा था। और ये सब जब 1996 में बाहर आया तो लालू ने रिजाइन किया और राबड़ी देवी को सीएम बना दिया, जिनके बारे में हमने अभी बात की। जो लोग पहली बार एम्पावर्ड फील कर रहे थे, उनका क्या हुआ? वो उसी बिहार में रहे, बिना इंडस्ट्रीज के, बिना जॉब्स के, बिना रोड्स के। अखिलेश यादव 2012 में यूपी के 38 साल की उम्र में सीएम बने। आते ही लैपटॉप स्कीम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मतलब काफी फ्रेश स्टार्ट था। फिर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुआ रायट। और ये सिर्फ एक रायट नहीं था, इस रायट में 60 से ज्यादा लोग मरे। हजारों लोग, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े अपने अपने घर छोड़ के रिलीफ कैंप्स में आ गए और रिस्पॉन्स काफी लेट और कंफ्यूज्ड आया।
एक नौजवान सीएम की टेस्ट थी और वो टेस्ट बहुत पेनफुल तरीके से सामने आई। मैं ये सोचता हूँ कि उन कैंप्स में जो लोग थे, जो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, उनके लिए एक्सप्रेसवे का क्या मतलब था? प्रोग्रेस किसका होता है और किसका नहीं, ये क्वेश्चन अखिलेश के पूरे टेन्योर मंडराती रही। दोनों चीफ मिनिस्टर्स के पास एक रियल चांस था। लालू के पास एक मूवमेंट था, अखिलेश के पास एक मैंडेट था, और दोनों की जगह पे कुछ ऐसा हुआ कि वो चांस मेरे हिसाब से खराब हो गया। अब चाहे वो सिस्टम की गलती हो, या कल्चर की गलती हो, या खुद उन्होंने गलत चॉइसेस की, या शायद तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। और उस सब के बीच बिहार और यूपी की पब्लिक बस जीती रही, जैसे हमेशा जीती रही है। ये वो लोग हैं जिनका नाम सुन के हम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिंपली गुड़िया बैड कहना जेन्युइनली मुश्किल है, और मैं ऑनेस्टली यही फील करता हूँ। जयललिता जी, तमिलनाडु। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करियर नहीं थी, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी थी जो बहुत कुछ झेल के यहाँ तक आई थी। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी, उन्होंने हरासमेंट सही, असेंबली में उनकी एक बार साड़ी फाड़ दी गई थी, और फिर भी वो वापस आईं और इतनी पावरफुल होकर आईं कि तमिलनाडु में उन्हें सीरियसली देवी माना जाने लगा। वो लेकर आई अम्मा कैंटीन्स, 5 रुपए में खाना। ये सिर्फ स्कीम नहीं थी, चेन्नई के वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो डेली वेज पे जीने वाले लोग, उनके लिए ये जेन्युइनली एक रिलीफ थी। एक वक्त का पेट भरना, जब पैसे टाइट हों तो ये छोटी बात नहीं होती। और 2016 में जब उनका इंतकाल हुआ, जो लोग रोए वो फेक नहीं रो रहे थे, उनका दर्द रियल था। बट डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स केस भी रियल था। 66 करोड़ के एसेट्स जो इनकम से मैच नहीं करते थे। कन्विक्शन आई, फिर अक्विटल आई, केस सालों तक चलता रहा। और जो उनका तमिलनाडु पर कंट्रोल था, ऑपोजिशन के साथ, प्रेस के साथ, वो भी डिसमिस नहीं कर सकते। एक ही इंसान में ये दोनों चीजें थी, जेन्युइन केयर भी और एक ऐसा ग्रिप भी जो अनकंफर्टेबल करता है। मैं सोचता हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली बहुत ह्यूमन है, लेकिन ये चीज अफेक्ट भी बहुत करती है। येदियुरप्पा जी, कर्नाटका। 2008 में बीजेपी की पहली साउथ इंडिया गवर्नमेंट थी। ये हिस्टोरिकली एक बड़ी बात थी और येदियुरप्पा जी उसका चेहरा थे। लिंगायत कम्युनिटी का इतना सॉलिड ट्रस्ट था उनपे कि वो अकेले एक इलेक्शन पलट सकते थे। फिर बेल्लारी का वो चैप्टर आया, इल्लीगल माइनिंग, रेड्डी ब्रदर्स, करोड़्स की आयन और जो स्टेट से बाहर जा रही थी। और कर्नाटका की वो पब्लिक जो जमीन के पास रहती थी, उन्हें क्या मिला? शायद कुछ भी नहीं। 2011 में लोकायुक्त रिपोर्ट आई, उसके बाद उन्हें रिजाइन करना पड़ा और फिर जेल भी जाना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। और वीडियो को हाइप जरूर करना, वो इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। देखो, इस लेवल में वो लोग हैं जिनका नाम सुन के कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आता। ना वो गुस्सा आता है जो लेवल 7 में था, ना वो कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स जो लेवल 5 में थी। बस एक क्वाइट सा हाँ थे तो वाली फीलिंग। और ये थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि स्टेबल रहना भी एक काम होता है। ओके, ये उतना ईजी नहीं जितना लगता है। अशोक गहलोत, राजस्थान, 3 बार सीएम, 1998, 2008, 2018। ये बंदे बार बार वापस आया। राजस्थान की पॉलिटिक्स का एक इंटरेस्टिंग, थोड़े फनी और थोड़े सैड भी। इनकी हर 5 साल में गवर्नमेंट पलट जाती है, ऑलमोस्ट घड़ी की तरह। गहलोत आए गए, आए गए, आए। इस रिवॉल्विंग डोर में सर्वाइव करना अपने आप में एक स्किल है। उनकी चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ये चीज़ें उन लोगों तक पहुंची जो राजस्थान के छोटे गांवों में रहते हैं और जिनके लिए एक बड़ी बीमारी मतलब घर का सब कुछ बिकना होता था। राजस्थान का वो 5 साल वाला साइकिल, वो टूटा नहीं है। 2023 में गहलोत फिर हारे। मतलब लॉन्ग टर्म का कोई भी विजन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि अगले 5 साल में दूसरी पार्टी आके सब उलट देती है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो किसी एक इंसान की नहीं, पर पूरे सिस्टम की है। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़। ये बंदे 2018 में एक ऐसी स्टेट में सीएम बना जहां नक्सलिज्म की बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत लोग मारे जाते थे, सोल्जर्स, सिविलियंस, टीचर्स जो रिमोट एरियाज में पढ़ाने जाते थे। और इस माहौल में बघेल ने फोकस करने के लिए जो चूज किए वो थे किसान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, छत्तीसगढ़ी कल्चर को सेलिब्रेट करना। छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जिसे जेन्युइनली लगता था कि दिल्ली ने उसे भुला दिया है, और शायद हम लोगों ने भी। ओके, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि लोकल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देना ये लोगों के लिए इमोशनली भी मैटर करता है। मैक्सल प्रॉब्लम उनके टेन्योर में ख़त्म नहीं हुई, वो इतनी गहरी है कि एक इंसान के बस की बात नहीं है। बट कुछ स्टेबिलिटी आई है, और एक स्टेट के लिए जहाँ इनस्टेबिलिटी नॉर्म बन चुकी थी, ये भी कुछ तो था। दोनों के बारे में एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ, हिस्ट्री इन्हें लाउडली याद नहीं करेगी। कोई बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं होगा, कोई आइकॉनिक स्पीच नहीं होगी। बट जो लोग इनके वक्त में जीते रहे, काम करते रहे, अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, उनकी जिंदगी में शायद कुछ फर्क पड़ा।
ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ उनके टेन्योर तक नहीं रुका, आगे भी गया। और मैं सोचता हूँ कि ये सबसे मुश्किल काम होता है, कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे जाने के बाद भी काम करता रहे। कमराज, तमिलनाडु, 1954। एक प्लेट खाना। ये सुनने में सिंपल लगता है, बट एक सेकंड रुको और एक्चुअली फील करो। 1950s के तमिलनाडु में एक गरीब घर का बच्चा सुबह उठता था और उसके घर में ये डिसीजन होता था कि वो स्कूल जाए या कुछ काम करे ताकि शाम को कुछ खाने को मिल सके। ये एक रियल चॉइस थी जो रियल फैमिलीज ले रही थी रोजाना। और फिर आए कमराज जी, जिन्होंने कहा कि स्कूल में खाना मिलेगा, और वो बच्चा आया। और जब आया तो थोड़ा पढ़ा भी, और एनरोलमेंट नंबर्स ऊपर गए। ये एक प्लेट खाने ने जो डोमिनो इफेक्ट शुरू किया वो डेकेड्स तक चला। जो चीज़ मुझे कमराज के बारे में सबसे ज़्यादा फील होती है वो ये है कि वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने वो चीज़ दूसरों को दी जो उन्हें खुद नहीं मिली। उनके पास एक और चीज़ थी, वो थी पावर। वो नेहरू के बाद के इंडिया में किंग मेकर थे। शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों की कैंडिडेसी में उनका हाथ था, बट डिस्प्ले बहुत कम था। आज के पॉलिटिशियंस से कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगते हैं। मायावती, उत्तर प्रदेश। ये नाम आज भी रिएक्शन स्प्लिट करता है, और मैं दोनों साइड्स को जेन्युइनली समझ सकता हूँ। यूपी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, वो लिव्ड रियलिटी है। उस कॉन्टेक्स्ट में मायावती का सीएम बनना, बार बार सीएम बनना, ये सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल मोमेंट था उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा फील किया था कि सिस्टम उनके लिए नहीं है। अंबेडकर पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज, करोड़ों का खर्चा हुआ। लोग कहते हैं ये पैसा स्कूल्स में जाना चाहिए था, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आज भी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेगेसी कॉम्प्लिकेटेड है, बट है। दोनों के बारे में एक चीज जो मैं फील करता हूँ, इन्होंने उन लोगों के लिए कुछ किया जो हमेशा से लाइन के पीछे थे। एक ने एक प्लेट खाने से शुरू किया, एक ने एक मॉन्यूमेंट से। मैं जज नहीं कर रहा कि कौन सा तरीका सही था, बस ये फील करता हूँ कि दोनों के पीछे कुछ रियल था, और वो रियल वो मैटर करता है। लेवल 2 में वो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली कुछ बदला। नंबर्स में दिखता है, ग्राउंड पे दिखता है, रिफॉर्मर्स। बट मैं ये भी सोचता हूँ कि हर बड़ी चेंज के साथ कुछ टूट भी जाता है, और वो टूटना हमेशा हेडलाइंस में नहीं आता। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश, 2017। योगी के टेन्योर में यूपी का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो सिर्फ एक्सप्रेसवेज तक नहीं था। जो लोग पुराने यूपी को जानते हैं वो बताते हैं कि एक टाइम था जब ओपनली दबंग लोग कुछ भी कर सकते थे और कोई कुछ नहीं कहता था। योगी का यूपी जेन्युइनली ट्रांसफॉर्म हुआ, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 2017 से पहले यूपी में राइट्स एक रेगुलर चीज थी, कर्फ्यू, बंद, हरासमेंट। उनके आने के बाद कम्युनल राइट्स ऑलमोस्ट बंद हो गए। ये एक बड़ा शिफ्ट था उस स्टेट के लिए जहां ये नॉर्मलाइज हो चुका था। इकोनॉमिक साइड पे यूपी 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12th था, 2022 तक सेकंड आ गया था। ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं था, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया। यूपी का जीएसडीपी जेन्युइनली ऊपर गया, $1 लाख करोड़ इकोनॉमी का टारगेट सीरियसली डिस्कस होने लगा। एक्सप्रेसवेज ने यूपी की ज्योग्राफी बदल दी। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल जो हमेशा निग्लेक्टेड था, वहां कनेक्टिविटी आई। राम मंदिर अयोध्या में बना। चाहे आप रिलीजियसली कहाँ खड़े हों, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अयोध्या की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक रियल अचीवमेंट है। एक और चीज, माफिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये नाम पहले अनटचेबल लगते थे, वो एरा खत्म हुआ। नोएडा स्पेसिफिकली एक अलग लेवल पे गया। डेटा सेंटर्स आए, सेमीकंडक्टर डिस्कशंस शुरू हुई। फिल्म सिटी का प्रपोजल यमुना एक्सप्रेसवे के पास आया जो बॉलीवुड को यूपी में लाने की बात कर रहा था। नोएडा में रियल एस्टेट जेन्युइनली बूम हुआ क्योंकि इन्वेस्टर्स को पहली बार सीरियसली लगा कि यूपी में पैसा सेफ है। ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला 4 रेस ट्रैक, इंटरनेशनल स्टेडियम प्रपोजल्स, इकिया, ये सब एक सिग्नल था कि सिटी ग्लोबली रेलेवेंट होना चाहती है। यूपी ग्लोबली 2023 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल पर काम कर रहा था। ये एम्बिशियस था, पार्शियली अचीव था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर के बाद टूरिज्म नंबर्स जेन्युइनली ऊपर गए, जो छोटे बिजनेसेस के लिए, लोकल वेंडर्स के लिए रियल इनकम था। रिलीजियस टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला पहली बार प्रॉपर्ली। ये यूपी में एक रियल साइकोलॉजिकल शिफ्ट लाई। नरेंद्र मोदी, गुजरात, 2001 से 2014 तक। 3 चीजें हैं जो इस टेन्योर से अटैच्ड हैं, 2002, गुजरात मॉडल और फिर 2014। 2002 के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि जो फैमिलीज थे, जो लोगों ने अपने अपने खोए, उनके लिए वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, वो अभी भी बहुत गहरा वूंड है। गुजरात मॉडल की बात करें, 24/7 बिजली, जो जेन्युइनली उस वक्त रेयर थी इंडिया में। धोलेरा इंडस्ट्रियल हब, इन्वेस्टर समिट्स, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। गुजरात एक ऐसी जगह बन गई जहां काम करना आसान था। और 2014 में जब ये नेशनली प्रेजेंट किया गया, लोगों ने बिलीव किया क्योंकि नंबर्स थे, एग्जाम्पल्स थे, रिजल्ट्स थे। SM कृष्णा, कर्नाटका, अर्ली 2000s। ये जेन्युइनली अंडररेटेड है। बैंगलोर जो पहले एक क्वाइट, पीसफुल, रिटायर्ड लोग रहते हैं वाली सिटी थी, वो ग्लोबली IT हब बनना शुरू हुआ उनके टेन्योर में। इन्फोसिस, विप्रो, फॉरेन कंपनीज, एक पूरा इकोसिस्टम बना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक्सपैंड हुआ, जॉब्स आए, रियल जॉब्स जो यंग इंडियंस की जिंदगी चेंज कर रही थी। बट बैंगलोर की रोड्स, ट्रैफिक, वाटर, ये प्रॉब्लम्स आज भी वही हैं।
ग्रोथ इतनी फास्ट आई कि सिटी उस ग्रोथ के लिए रेडी ही नहीं थी। आज जो बैंगलोर का रेसिडेंट ट्रैफिक में घंटों बैठता है, वो भी उसी सेम ग्रोथ का हिस्सा है। तीनों ने अपनी स्टेट्स बदली, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ चेंज एक कॉस्ट के साथ आता है। इस लेवल पर वो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनका नाम सुन के जेन्युइनली कुछ वार्म फील होता है। मैं इन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड इसीलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये परफेक्ट थे, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बल्कि इसीलिए क्योंकि इनके काम ने रियल लोगों की रियल लाइफ बदली। और ये प्रूफ है इनके टेन्योर के डेकेड्स बाद भी। शीला दीक्षित, दिल्ली, 1998 से 2013, 15 ईयर्स। सिर्फ 2 वर्ड्स बोलूंगा, दिल्ली मेट्रो। आई डोंट थिंक मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है। पहली बार जब मेट्रो चली, लोग सिर्फ राइड करने के लिए आए थे। एक सिटी जो पहले डीटीसी बसेस में क्रश होकर धक्के खा के चलती थी, आज उनके पास मेट्रो है और बहुत अच्छी मेट्रो है। ये बहुत बड़ी चीज है कहना, बट बेटर देन मेनी अदर बिग कंट्रीज। सीएनजी कन्वर्जन याद है? दिल्ली की हवा इतनी खराब थी कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। शीला जी ने पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट कन्वर्ट की। और आज की सीएम। और फिर पावर प्राइवेटाइजेशन, जो जेन्युइनली कंट्रोवर्शियल था, लोग नाराज थे बिजली बिल्स पे। ये सब एक साथ एक इंसान के टेन्योर में हुआ। 15 इयर्स लंबे होते हैं और उन्होंने वो 15 इयर्स काम में लगाए। नवीन पटनायक, ओडिशा, 2000 से 2024। ये बंदे मुझे जेन्युइनली क्यूरियस करते हैं। वो ओडिशा से आउटसाइडर प्रैक्टिकली थे, ओडिया फ्लुएंटली नहीं बोलता था पहले, और ओडिशा ने उन्हें बार बार चूज किया क्योंकि कुछ तो उनमें था। 1999 में ओडिशा सुपर साइक्लोन आया था, अगर तुम नहीं जानते तो सर्च करो। हजारों लोग मारे गए थे, बहुत बुरी हालत थी। वो वुंड फ्रेश था जब पटनायक आए, और उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम इतने सीरियसली किया कि 2013 में फाइलिन, जो 1999 जितना पावरफुल था, उसमें इवैक्यूएशन इतना एफिशिएंट था कि कैजुअलिटीज एक फ्रैक्शन रही। ये वो काम है जो हेडलाइंस में नहीं आता, क्योंकि न्यूज तब बनती है जब बुरा होता है। बट उन फैमिलीज के लिए जो 2013 में सेफ रही, वो पटनायक जी का काम था। स्पोर्ट्स हब, क्लीन इमेज, ट्रांसपेरेंट स्कीम्स, ये सब है उनके रिकॉर्ड्स में। बट जो चीज जो सबसे अच्छी हुई थी वो ये थी कि ओडिशा ऐसा स्टेट जो हमेशा एक निग्लेक्टेड, पुअर, डिजास्टर प्रोन स्टेट की तरह देखा जाता था, उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई अपनी, और ये पटनायक जी के बिना नहीं होता। पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम, 1994 से 2019, 25 साल, इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। और सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट। इमेजिन करो, एक पूरी स्टेट ने डिसाइड किया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं चलेंगे, पेस्टिसाइड्स नहीं चलेंगे। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फार्मर्स को कन्विंस करना पड़ा था, शॉर्ट टर्म लॉसेस भी हुए, रेजिस्टेंस भी था, बट हुआ। ग्लोबली रिस्पेक्टेड है आज सिक्किम का ये मॉडल। तीनों ने वो किया जो तुरंत नहीं दिखता था। मेट्रो सालों में बनी, डिजास्टर मैनेजमेंट सालों में इंप्रूव हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग सालों में इंप्लीमेंट हुई, जस्ट लाइक नेहरू जी। पेशेंस था इन लोगों के पास, और पेशेंस, रियल कंसिस्टेंट बोरिंग पेशेंस, शायद सबसे अंडररेटेड क्वालिटी है एक लीडर में।